हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और आज हमारी ये है 5th क्लास। इससे पहले 4 क्लासेस यानी कि 4 लेक्चर्स आपके पॉलिटी के पीवाईक्यूज के हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है पॉलिटी पीवाईक्यूज 25 ईयर्स के, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो और उसमें आपको सारी पॉलिटी पीवाईक्यू से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आइए देखते हैं पहला कथन कौन सा है। पहला कथन है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित कर सकता है। तो 19(1) के जी में दिया है कि भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये भी सही है, क्योंकि 19(1) जी में मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि 19(1) जी में क्या है, नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। आइए देखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 प्रकार की स्वतंत्रता का क्या किया है, उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, अतः कथन 1 सही है, जैसा कि आपको बताया ही है मैंने। अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है, अर्थात राज्य युक्तियुक्त आधारों पर इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम मैकडोवेल एंड कंपनी 1996 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि मादक द्रव्यों के व्यापार या व्यवसाय हेतु मूल अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, अतः कथन दोनों दो भी सही है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 22 में बात की गई कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। और आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। किसने, तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित करे गए हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो आपको बताया ही था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, 12 से 35 तक यहाँ पे क्या दिए हैं, मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
तो एज इट इज़ 12 से 35। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे युग्म दिए गए हैं और उसमें से बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही है। लोक नियोजन 16 में बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी 17 में बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार 18 में, 18 में तो उपाधियों का अंत दिया गया है, ना कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो दिया है आर्टिकल 21A में। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है ये। कानून के समक्ष समानता बिल्कुल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। बट समान कार्य के लिए समान वेतन ये मूल अधिकार नहीं है हमारा। ठीक है, राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। ऐसा उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 घ में किया गया है, जो कि एक क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ना कि मूल अधिकारों के अंतर्गत। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे बताना है मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं एंड राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं एंड मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं अगर कोई इमरजेंसी स्थिति होती है तो उसमें निलंबित किए जा सकते हैं। आइए देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका। मौलिक अधिकार जो है वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन का प्रावधान है। परंतु अनुच्छेद जो 20 है अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में निहित मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनमें से सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को आपातकालीन स्थिति में भी क्या किया, निलंबित नहीं किया जा सकता है 20 और 21 को। और ये कब किया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन का स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो यहाँ पे हो जाएगा 359, अनुच्छेद 359। सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर ही रीड किया था तो वही है सेम। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। तो आपातकाल में जो है जीवन का अधिकार वो है छीना नहीं जा सकता। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है हमारा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण दिया है, सामान्य लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, कथन और कारण, और एक दूसरे की स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कि व्याख्या भी सही कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है और इसका तात्पर्य है कि राज्य
अक्षम लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) व 16(4) में इसका उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, किंतु इसका तात्पर्य समानता नहीं है, बल्कि समान स्तर के लोगों के साथ समान व्यवहार करना है। इसीलिए समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 21(a) सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो कितने से कितने वर्ष के आयु वर्ग के लिए है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में। अनुच्छेद जो 21 है उसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा को क्या कर दिया गया है? एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित दो कथन है जिसमें से ए कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन यहाँ पे दिया गया है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। जो अनटचेबिलिटी है वो संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, क्योंकि अनटचेबिलिटी के चलन का आधार क्या है? धार्मिक स्वीकृति है। तो बिल्कुल सही है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करती है। क्योंकि जो अनटचेबिलिटी है वो संरचनात्मक हिस्सा का सबसे खराब स्वरूप है, क्योंकि अनटचेबिलिटी के चलन का आधार क्या है? धार्मिक स्वीकृति है, इसीलिए अनटचेबिलिटी लोग मानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी के अंत की बात की गई है। तो यही सब बताया गया है अनटचेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे 14, यहाँ भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। जो संविधान है वो केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आप देख सकते हो यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। आइए देखेंगे एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन का अधिकार होगा। अर्थात संविधान केवल भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, बिल्कुल सही है। परमादेश, बी कमांड। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, सी। और अधिकार परीक्षा, वाई वॉट अथॉरिटी, ये यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। तो प्रतिषेध का क्या हो जाएगा? टू बी सर्टिफाइड यहाँ पे नहीं होगा प्रतिषेध का, यहाँ पे हो जाएगा रिट ऑफ प्रोविजन। क्या हो जाएगा? रिट ऑफ प्रोविजन प्रतिषेध का। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी की उन्मूलन की बात की गई है? तो 17 हो जाएगा यहाँ पे। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात की गई है। इसके द्वारा आचरण तथा व्यवहार में समानता का प्रावधान किया गया है। यह संविधान में सामाजिक समानता को अंतर्विष्ट करता है तथा इसके द्वारा अनटचेबिलिटी को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण क्या होगा? निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 24। जो 24 आर्टिकल है वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम, यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों में या खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे जो काम है उन पे नियुक्त नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 24 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार हैं और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अनटचेबिलिटी 17 में बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 23 में नहीं है, ये 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो ये 29 में है। और आप देखो आरओ प्री री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण है आपको मैंने बताया ही था, ये आर्टिकल 22 में गिवन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कौन सा तथ्य है, कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। जो मूल अधिकार के विषय हैं उनमें संसद भी सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि इस संशोधन की जो प्रक्रिया है वो सबसे क्या है, वो जटिल है। यह तथ्य संविधान के अनुच्छेद 13 से स्पष्ट होता है। मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में मूलतः अंतर यह है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालयों द्वारा प्रवर्त नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता बिल्कुल सही है। अवसर की समानता ये भी सही है। सामाजिक समानता बिल्कुल सही है, लेकिन आर्थिक समानता का प्रावधान नहीं दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय प्रदान करने का उल्लेख है, ना कि आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में प्रवृत्त मौलिक अधिकार में समता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, रोजगार आदि पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, ये केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। और वो वाले अनुच्छेद भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये अनुच्छेद जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। समानता का भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, और धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन विरोध का अधिकार, ये जो 6 मूल अधिकार हैं उनमें नहीं दिया गया है। कौन सा? विरोध का अधिकार। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा मूल अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता ये भी है प्राप्त। अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता का अधिकार, ये वाला जो वो है मूल अधिकार, ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। ये वाला जो अधिकार है सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। और तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो बिल्कुल इन्हें प्राप्त है, प्राप्त नहीं है। नहीं, ये वाला तो है, सॉरी,
विधि के समक्ष समानता ये वाला भी है, प्राण एवं दहेज का ये भी है इनको, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर इनका शोषण किया जाता है तो ये क्या कर सकते हैं, ये केस भी कर सकते हैं क्योंकि ये इनका मूल अधिकार है इसीलिए। तो ये इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये वाला सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आइए देखेंगे एक्सप्लेनेशन। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ना कि अंग्रेजों को। जो गैर नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन से हैं, निम्न। ये वाले जो हैं वो गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। तो आइए बात करते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समता ये प्रदत्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 ए में शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण। 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 25 में अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने व आचरण व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 में। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता 27 के तहत दी गई है। एंड आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो आपको पता ही है आर्टिकल 14। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो पहला है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता ये भी है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता ये भी नहीं है। एंड चुनाव लड़ने का अधिकार ये सभी व्यक्तियों को ये वाले अधिकार क्या है, उपलब्ध नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसमें 2, 3 एंड 4 लग रहा है मुझे। यस, तो इसमें ऑप्शंस हो जाएंगे 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो समानता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। आर्टिकल 14 से अनुच्छेद क्या है 18 तक। जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक 5 अनुच्छेदों द्वारा क्या किए गए हैं, जो समानता के अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन है। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि कितने से 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक गिवन है। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में बताए गए हैं। एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में बताए गए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें सही है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की प्राप्ति के लक्ष्य के अतिरिक्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक में उल्लिखित अधिकार सामाजिक समानता से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो यहाँ पे लोक नियोजन की बात की गई है, तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार
यह उपबंधित किया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। बिल्कुल। एंड अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी एक के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और ना उसे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4), 16(4) क एंड 16(5) में इसके अपवाद भी हैं, जिसमें संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST व अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 14 तथा 16। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया, सेम क्वेश्चन सेम आंसर्स के साथ रिपीट हुआ है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 तथा 16। समाजवाद को अनुच्छेद 14 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, फिर भी समाजवाद शब्द जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी। अगर क्लियर हो रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो यहाँ पे पिछड़े वर्गों के जो आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो खंड 4 में किया गया है अनुच्छेद 16 के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है। इसके बारे में क्या सत्य नहीं है, ये बताना है कि क्या सत्य नहीं है। नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल सही है ये। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, तो ये भी सही है बिल्कुल। राज्य विधा अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है, उसमें नहीं दी गई है भाग अनुच्छेद आर्टिकल 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत करने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार आइए बताते हैं आपको। पहला है राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान आपको मिलता है उसके सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नेक्स्ट है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसको उपाधि स्वीकार करनी है तो वो राष्ट्रपति से जाकर परमिशन लेगा, देन उस उपाधि को स्वीकार करेगा, अगर राष्ट्रपति हाँ करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसमें भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है 32। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें मौलिक अधिकार नहीं है असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बल्कि
समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। जो समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ना कि असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत समाहित है, कौन सा समाहित है आइए बताते हैं आपको। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव का आचरण का निषेध होना, बिल्कुल सही है। शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्लभ कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्योंकि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है और सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है किसी भी के साथ। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है और अनटचेबिलिटी से उपजी किसी निर्योग्यताओं को लागू करना क्या होगा, अपराध होगा, जो विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है। इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य आपको बताना है क्या है। किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, तो ये नहीं होगा। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, बिल्कुल सही है। समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड ना दिया जाना, बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, 3 एंड 4। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा और विधि उन पर समान रूप से लागू होगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय तब सबकी समान पहुंच तथा बिना किसी वर्गीय और जातीय भेदभाव के एक ही अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान कानून के समान संरक्षण का सूचक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार जो 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया है वो कौन से हैं, तो वो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। कौन से हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। क्योंकि 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो अनुच्छेद 22 में प्रदत्त है। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराएं, बिना अविरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है, विदेश यात्रा का अधिकार। अनुच्छेद 21(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर विदेशी यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 21(1)(d) भ्रमण करने की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि विदेश भ्रमण का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है तथा यह व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार के अधीन एक मूल अधिकार भी माना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताया ही था कौन कौन से हैं अनुच्छेद 20 और 21। इनको इमरजेंसी के टाइम भी निलंबित
नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे 39 क्वेश्चन। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है। निवारक निरोध बिल्कुल सही है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार दिया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये 1 और 2 ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएंगे 1 और 2 दोनों सही हैं। जो निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंध दिया गया है, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को वह अधिकार तथा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा जो सामान्य विधि के अंतर्गत किए गए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को तब तक 3 माह से अधिक तक की अवधि के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पे 3 माह से आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट है, सलाहकार परिषद यह प्रतिवेदन ना दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। सलाहकार परिषद का गठन ऐसे व्यक्तियों से होगा जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशंस के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो कितने? 3 माह तक। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो ये कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो आप बताएंगे कौन सा है अनुच्छेद? तो इसमें है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित इनकी एम्प्लॉय टू वर्क नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसमें करता है बच्चों के लिए और किसके लिए? स्त्रियों के लिए। बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद 23 में भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार मानव का दुर्व्यवहार तथा बलात् लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार क्या है? दंडनीय अपराध है। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 24 में कारखानों, खदानों और किसी परिसंकटमय कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन दिया गया है। तो ये क्या है? ये क्या है? राइट टू एजुकेशन हमारा मूल अधिकार बन गया है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। एंड अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि विधि द्वारा उपबंधित हो।
यह अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो कैसे हैं, प्राथमिक स्तर तक के हैं। जो शिक्षा यानी कि निःशुल्क व अनिवार्य का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य प्राथमिक स्तर के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे कौन से स्तर के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। आपको ये बताना है कि कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार बिल्कुल सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार बिल्कुल सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप धर्म परिवर्तन करने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही धार्मिक आचरण से संबंध किसी लौकिक क्रियाकलाप पर राज्य द्वारा विनियमन या निर्बंधन विशेषकर समाज सुधार के दृष्टिकोण से तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो यहाँ पे किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए क्या है, अपरिहार्य है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ए आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो आपको बताना है कि मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो मौलिक अधिकार इसमें है शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। एंड संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर स्थापित कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग में हो जाएगा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 एंड 30 इज टॉकिंग अबाउट अल्पसंख्यक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसकी क्या कहा था, आत्मा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है और करेक्ट हो जाएंगे ए आर दोनों ही सही हैं और जो ए है वो आर का सही स्पष्टीकरण है। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 32 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, तो इसको आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है।
जिसके बिना संपूर्ण संविधान ही अर्थहीन क्या हो जाएगा, संविधान जो है वो अर्थहीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। बस आप देखिए लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। नेक्स्ट है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो 32 के अंतर्गत कौन से हैं? मौलिक अधिकार जो हैं वो परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो उच्चतम न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को क्या है, छीनती है या न्यून करती है, यानी कि कम करती है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की रिटें निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधी मामले जो हैं वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे मूल अधिकारों के जो परिवर्तन है वो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पे दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से किस रिट आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। तो जो दावा की जो वैधता की जांच पड़ताल करना, ये किस रिट आलेख का शाब्दिक अर्थ है, ये बताना है आपको। तो इसमें है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और यदि उसका दावा सो आधारित नहीं है तो उसको निष्कासित कर देता है, विशेषकर लोक पद धारण करने वालों को। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है, अब एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया था, लेकिन संसद ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अधिकार से संबंध रखने वाले उपबंध अनुच्छेद 19(1) च और 31 को मूल अधिकार के अध्याय से क्या है, हटा दिया है। एंड संपत्ति का अधिकार अब संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 क के तहत एक संवैधानिक यानी कि वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मूल अधिकार नहीं है। तो अब ये क्या है, मूल अधिकार नहीं है, अब ये एक कानूनी अधिकार है। चूंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है इसीलिए यह संवैधानिक अधिकार भी माना गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक है वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार, दोनों ही है, वैधानिक और कानूनी। नेक्स्ट है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है वो एक अब मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अब ये नहीं है, अब ये हो गया है वैधानिक और कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूलाधिकार नहीं है? तो इसमें भी वही हो जाएगा, संपत्ति रखने का अधिकार। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चंस को कितनी बार इन्होंने रिपीट किया है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है और कुछ नहीं है, सेम एज इट इज वही क्वेश्चंस इन्होंने बार बार
रखे हैं। तो आप इस क्वेश्चन से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पीवाईक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको पीवाईक्यूज जरूर करने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें भी सेम वही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है वो संसद कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान में एक्सप्लेनेशन देखते हैं उसका। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में यह बात बोली थी। मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव की अध्यक्षता में गठित 11 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में मूल अधिकार को स्पष्ट करते हुए उपर्युक्त धारणा व्यक्त की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो समान काम के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? तो ये डीपीएसपी है। ठीक है, ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग माना गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। यह भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। कौन? समान काम के लिए समान वेतन। और यह 39 में यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्त्री है तो उसको जो वेतन है वो ज़्यादा दिया जाए और पुरुष को कम दिया जाए। अगर वो काम समान कर रहे हैं तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी जेंडर वाइज जो भेद होते हैं वो नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार। तो ये किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में जनता के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में व्यक्तियों के मूल अधिकारों की व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कौन सा तथ्य है? कि वे संसद तथा राज्य व्यवस्था को सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। जो मूल अधिकार स्वयं संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। ठीक है, जो मूल अधिकार है वो स्वयं संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। वे संसद तथा राज्य व्यवस्थाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर है। जटिल संशोधन प्रक्रिया के द्वारा ही विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित होते हैं तथा उनके उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उपचार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, आपको सही उत्तर आपको बताना है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। तो आपको बताना है संविधान के केवल भाग 3 बिल्कुल नहीं। संविधान के केवल भाग 3 एवं 4 में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। जो संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा संविधान के भाग 3 एवं 4 के संदर्भ में क्या है? सुसंगत है, क्योंकि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के लिए संबोधन उक्त परिभाषा के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है इस भाग में, जबकि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। जबकि भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 में स्पष्ट किया गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसको कट कर दो। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। जो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द कौन सा, राज्य, उसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 13। जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा तथा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। तो किसके? तो कार्यपालिका कृत्य के भी है, प्रक्रियात्मक विधि में है और अधिष्ठायी विधि में भी है। तो उपयुक्त सभी के विरुद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, संविधान के अनुच्छेद 15(4) में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अधीन शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पद में स्थानों का आरक्षण शासित होता है और इनका विस्तार संविधान के अनुच्छेद 15(5) में दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भिन्न सरकारी सहायता प्राप्त या निजी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश में विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। वाक्य स्वतंत्र व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये प्रेस की स्वतंत्रता से सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है, ये भी सही है। एंड समता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ये भी सही है। अंतःकरण की स्वतंत्रता में दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन है इसका, वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य के बाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मंदिर दिन रात पूजा के लिए खुला रहेगा। इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे विकल्प सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? तो यहाँ पे की है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया एंड उच्चतम न्यायालय ने पहली बार अभी निर्धारित किया कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जो ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त यानी कि जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल हो। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि यानी कि लॉ शब्द से तात्पर्य विधायिका द्वारा पारित विधि से नहीं है, वरन ऐसी विधि से है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्तंभ नहीं है? ये बताना है कि कौन सा एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्तंभ नहीं है। तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्तंभ नहीं है। नेक्स्ट है, एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिटों को जारी करने का अधिकार देता है।
इसके तहत ही बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैवियस कॉर्पस रिट किसी भारतीय नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु जारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही राज्य के खिलाफ यह रिट जारी कर सकता है। वही हाई कोर्ट जो है वो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए किसी भी आम नागरिक के लिए राज्य के खिलाफ जारी कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के लिए जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो राज्य के जो कोर्ट्स हैं उनके खिलाफ जारी कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है, किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है, कौन से न्यायालय हैं? तो उच्चतम या उच्च दोनों न्यायालयों में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में आप मौलिक अधिकारों के अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप उनको चुनौती दे सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप रिट जारी कर सकते हैं। स्पष्ट है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति उच्चतम एवं उच्च दोनों न्यायालयों में अपील कर सकता है। नेक्स्ट है, लोक पद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार निम्न में से किस रिट यानी कि याचिका के द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पे है अधिकार परीक्षा। शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। अधिकार परीक्षा जो है इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जा सकता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ से कब आया, मतलब पहली बार कहाँ आया है? तो यह पिछड़ा वर्ग जो शब्द है वो अनुच्छेद 16(4) में आया है पहली बार। राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 16(4) में ऐसे लोगों को सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे कौन से हैं? तो यहाँ पे है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अतः प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? तो इसके निर्धारण का अधिकार वो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि इसके निर्धारण का अधिकार कौन है? संसद को है। संसद विधि द्वारा संघ या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि द्वारा प्रदत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापना के संबंध में किया गया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदि संप्रहण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडामस परमादेश याचिका में मैंडामस क्या है? तो ये एक लातिनी भाषा का शब्द है। क्या है? तो ये एक लातिनी भाषा का शब्द है। मैंडामस परमादेश एक लैटिन भाषा का शब्द है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों के संबंध में पूछा जा सके। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। सूची 1 में दिए गए हमारे मौलिक अधिकार और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स की बात की गई है। तो समता का अधिकार, समता का जो अधिकार है वो किस में दिया गया है? समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। कौन सा है? तो 14 से 18 में समता का अधिकार।
एक सेकेंड, तो हो जाएगा ए पे 1। ठीक है। अब बाघ स्वतंत्र अधिकार, बाघ स्वतंत्र यानी कि बोलने का अधिकार किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है 19 में, अनुच्छेद 19 में, तो यहाँ हो जाएगा 4। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है? तो आपको बताना है कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। तो यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह एक क्या है? मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए हैं और इसको कहा था कि इसके बिना संविधान क्या है? अर्थहीन है, और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। नेक्स्ट है, इसमें भी आपसे पूछा गया है कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। कारण उसका बताया संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। एंड नागरिकों को दिए जाने वाले यह अधिकार निरपेक्ष तथा असीमित नहीं है, क्योंकि संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के PYQ सीरीज का। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? तो यहाँ पे अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल जी। तो आइए देखते हैं संविधान की प्रमुख समितियां और जो उप समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवास समिति के बी पट्टावी सीतारमैया। राज्यों से संबंधित समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास। एंड मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर। एंड अल्पसंख्यकों की जो उप समिति है वो किसके पास थी? वो उसके अध्यक्ष हैं H.C. मुखर्जी। सो फ्रेंड्स, ये था आज के PYQs का सेशन। आई होप आपको सब लोगों को अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी है आपको, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ, और बने रहिए तब तक। और इसी वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्प मिलेगी इन सेशंस के साथ, जो PYQs के सेशन चल रहे हैं पॉलिटी के, इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।